लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। हम लोगों की 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है साइंस में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोगों की 2 क्लास हो गई हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने, पहली क्लास में तो इंट्रोडक्शन ही था कि हम लोगों को करना क्या है, और हम लोग एटम तक पहुंच चुके हैं। थोड़ी हिस्ट्री हम लोगों ने जान ली थी, ठीक है। अब हम लोग एटम तक पहुंच चुके हैं कि एटम होता क्या है। थोड़ा मैंने कल तुम लोगों को समझा दिया था, ठीक है। आज थोड़ा आगे चलते हैं कि एटम होता क्या है, ठीक है। जैसे कि भाई यहाँ लिखा हुआ है कि जो एटम होता है वो ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो ये लिखना अनिवार्य क्यों है भाई? ये लिखना अनिवार्य क्यों है? ये लिखना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि किसी भी मैटर में एटम से भी छोटे भाई 3 पार्टिकल होते हैं, जिसके बारे में हमने उस दिन जाना था, ठीक है। तो पर वो जो 3 पार्टिकल होते हैं वो इंडिविजुअली किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। लेते कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है, ठीक है। इसको और परिभाषित देखो अच्छे से समझने के लिए भाई, हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर हम लोग केवल ये बोलें कि जो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई क्या सेल के अंदर और छोटे छोटे ऑर्गन नहीं होते? हम लोगों ने पढ़ा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, ठीक है, लाइसोसोम वगैरह हमने पढ़ा है। तो वो तो उससे भी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो हम ये बात, फिर ये तो गलत हो जाएगी ना कि सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है, और ये गलत भी है कि सेल सबसे छोटी यूनिट है। सेल सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये जो 2 शब्द हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, जोड़ना उसमें ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हमने समझा था। तो इसी तरीके से एटम एक ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। क्लियर हो गई क्या? यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अकेले किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब ये एटम तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा जा सकता। बात समझ में आई? तो फिर इनको किस माइक्रोस्कोप में देखा जाता है? वो कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं। बात समझ में आई? वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें लाइट का यूज़ नहीं किया जाता इनको देखने के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कभी बता दूंगा। जैसे कि भाई नॉर्मल हमारा माइक्रोस्कोप होता है, तो नीचे हमने कोई चीज़ रखा और उसको डायरेक्ट देखना शुरू कर दिया, तो जो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है वो उसको जूम कर देता है माइक्रोस्कोप, तो हमें वो बड़ी दिखाई देती है ना। जैसे लगभग वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1500 गुना हमें चीज़ें बड़ी दिखा सकता है। पर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हमें, है ना, लाखों टाइम्स, यानी लाखों टाइम्स बड़ा चीज़ दिखा सकता है, ठीक है। उसमें लाइट का यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का यूज़ होता है ना। अब भाई जो एटम होते हैं वो लगभग स्फेरिकल शेप के होते हैं, है ना, स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो भाई स्फेरिकल शेप को हम मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अगर मेरे को एक स्क्वायर मापना है तो मैं उसकी साइड बताऊंगा, है ना। मैं बोलूँगा भाई एक स्क्वायर मेरे पास 4 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, तो बड़ा कौन हुआ? 5 सेंटीमीटर वाला, है ना। साइड के बिहाफ पे मेज़र करते हैं। तो जब भी कोई स्फेरिकल चीज़ होती है, सर्कुलर चीज़ होती है, हम उसे कैसे मेज़र करते हैं? उसका साइज, रेडियस। क्लियर हुआ? तो यानी कि जब ऐसी कोई वस्तु होती है तो उसके रेडियस से हमें पता लगता है कि वह कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसी तरीके से जो भाई एटम होता है, एटम का साइज किसके साइज पे डिपेंड करता है? उसके रेडियस के साइज पे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनके रेडियस की जो मेजरमेंट होती है वो नैनोमीटर में होती है। अब नैनोमीटर क्या होता है? ये पढ़ चुके हो पहले भाई। जैसे क्या होता है? किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, इसी तरीके से नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर मीटर से कितना गुना छोटा है? मीटर से 10 की पावर -9 गुना छोटा है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। अब भाई हमें पता है अलग अलग तरह के एलिमेंट है तो उनके एटम भी अलग अलग होंगे, है ना। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे जो हाइड्रोजन का एटम होता है वह सबसे छोटा एटम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या बात क्लियर हो गई भाई? हाइड्रोजन गैस होती है अपनी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का तुम एक एटम लोगे तो वह जितने भी हमारे पास एटम है उनमें सबसे छोटा एटम है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो भाई एटम होता क्या है ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ चुके हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, केमिकल रिएक्शन वाला। क्लियर? ठीक है। अब भाई जब एटम आए, ठीक है, एटम क्या, जैसे कि मान लो हम लोग हैं भाई, दुनिया में कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं।
ठीक है। अब मान लो हमारी फैमिली में 4-5 लोग होते हैं, है ना, अमूमन सबकी फैमिली में मान लो 4-5 लोग हैं। तो भाई अगर मुझे किसी को बुलाना होता है, ठीक है, अगर मान लो भाई तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, फैमिली छोड़ो, दोस्त हैं तुम्हारे, तो भाई किसी दोस्त, तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे जा रहा है ना, कहीं तुम घूमने गए, तुम्हें तुम्हारा दोस्त दिख गया, तो उसको तुम बुलाओगे कैसे? उसका नाम लेके बुलाओगे ना, उसका नाम लेके बुलाओगे। अगर सोचो नाम ना होते तो कैसे बुलाते? दौड़ कर जाना पड़ता, दौड़ के तुम्हें जाना पड़ता, कंधे से पीछे से बोलते अरे भाई मैं भी हूँ यहाँ पे, तो दिक्कत होती है ना, दिक्कत होती। तुम्हारा एडमिशन हो रहा है ना, एडमिशन में फिर तुम्हें पहचानेंगे कैसे? एक नाम होता है ना, एक नाम हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है। बात समझ में आई? यानी कि जैसे हम ह्यूमंस हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनका नाम रखते हैं, है ना, ताकि हमें पहचानने में आसानी हो, उसको बुलाने में आसानी हो। इतना बात क्लियर हुई? तो इसी तरीके से भाई जब एटम आए हमारे सामने, ठीक है, अगर मुझे किसी एटम के बारे में लिखना है, अगर मैं मान लो हाइड्रोजन एटम के बारे में लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम इज दैट 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 एंड सो ऑन, लिखना पड़ेगा ना। अब भाई इससे होता क्या है, देखो हम लोग साइंस वगैरह पढ़ते क्यों हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते क्यों हैं, नई चीज़ें बनाते इसलिए ताकि हमारे समय की बचत हो, है ना, हम अपना टाइम बचाते हैं ना। अगर हमारे पास आज मशीनें हैं, अगर मुझे आज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, पहले अगर मैं पैदल जाता था तो एक उपकरण बना साइकिल, तो साइकिल से भी 10 किलोमीटर ही जाता हूँ, बाइक बनी उससे भी 10 किलोमीटर जाता हूँ, तो इनमें अंतर क्या आया? टाइम का। बात समझ में आई ना, टाइम बचा ना हमारा। भाई मैं पैदल जाता था 10 किलोमीटर, मुझे 2 घंटे लगते थे, मुझे साइकिल मिल गई 1 घंटा लगा, बाइक मिली तो आधा घंटा ही लगा, तो हमारा टाइम बचा, और इस बचे हुए टाइम का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से भाई अगर मैं पूरी स्पेलिंग लिखूंगा इनकी, जो इनको हमने नाम दिया है, तब तो दिक्कत होगी ना, थोड़ा टाइम बचाना चाहिए। तो इस टाइम को बचाने के लिए जो डाल्टन भाई साहब थे, कौन डाल्टन? जॉन डाल्टन, अभी पीछे हमने पढ़ा था, तो उन्होंने भाई जब एटम के बारे में हमें पता, उन्होंने सबसे पहले एटम की प्रॉपर्टी के बारे में या मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को बताया। तो उन्होंने बोला यार हम लोगों ने इनको सिंबल दे देते हैं, ठीक है। तो भाई एटम को सिंबल दिए जाना शुरू हो गया कि एटम को हम सिंबल देंगे, कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी रिप्रेजेंटेशन नाम से होती है, जैसे मेरा नाम अंकित है, तो जो कोई भी अंकित बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई मुझे बुला रहे हैं। तो इसी तरीके से इन एटम्स को एक सिंबल दिया गया कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो जहाँ पे वो सिंबल बना है मैं समझ जाऊंगा कि ये एटम है। क्लियर हुई बात? तो भाई जॉन डाल्टन भाई साहब ने ना कुछ ड्राइंग्स बनाई और उनको इनका सिंबल बताया, जैसा कि स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, तुम लोगों को दिखेगा भी और अपनी बुक में भी देख सकते हो। क्लियर हुआ? पर ये ड्राइंग वाले जो सिंबल है इनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे भाई पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे, तो फिर दूसरे सिंबल भी बनाए गए, ठीक है। अब जैसे भाई रोड है, ठीक है, सिंबल भी देखो ज़रूरी है ना। अब जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, अगर मान लो भाई आगे जाके मोड़ है ना, और भाई आगे जाके मोड़ है, अब तुम ऐसे बाइक चला रहे हो खूब अपना 60 की स्पीड में, और सामने बोर्ड लगा है कि आगे जाकर 100 मीटर दूर पर दाईं तरफ मोड़ है। इतने में तुम इसे पढ़ोगे, ऐसे ऐसे पढ़ोगे, इतने में पता लगा दूसरी बाइक आई या दूसरी कार आई और तुम्हें उड़ा के ले गई। टाइम लगेगा ना। अगर वहाँ पे डायरेक्ट सिंबल बनाया है, जैसे कि भाई हमारा सिंबल ऐसे नहीं बना होता कि ये आगे जाके मोड़ है, ये चीज़ देखी है ना सबने, ठीक है, तो हम तुरंत एक झलक देखी हम समझ गए। तो इससे सिंबल से हमारा क्या हुआ, समय बचाना, और इस समय बचने से देखो दुर्घटना भी बची। अगर उसमें लिखा हो हाँ भाई आगे जाकर 100 मीटर पर दाईं तरफ एक मोड़ है, कृपया ध्यान से चलें, उतने ध्यान से चलते चलते में वही पढ़ते पढ़ते में ध्यान से ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सिंबल इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो वहाँ पे लिखा गया था, या वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनी होती है ना। अब रोड पे कितने सिंबल होते हैं, बहुत सिंबल होते हैं, तो याद करने में मुश्किल होती है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये किस चीज़ का सिंबल है किसका नहीं है। तो एक ऐसा सिंबल बनाओ ना जो आसानी से समझ में आ जाए। तो जॉन डाल्टन भाई साहब के सिंबल समझ में नहीं आए हमें। तो भाई जो मॉडर्न सिंबल होते हैं हमारे, क्या होते हैं कि जो एटम का नाम होता है या तो उसके पहले अक्षर को लिया जाता है या तो शुरू के 2 अक्षरों को लिया जाता है। बात क्लियर हुई? या तो पहले अक्षर को लिया जाता है या तो शुरू के 2 अक्षरों को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई हाइड्रोजन एच से शुरू है तो हाइड्रोजन का सिंबल एच है ना भाई, हाइड्रोजन का सिंबल एच है। और ऐसे ही हीलियम HELIUM हीलियम, तो शुरू के 2 अक्षर ले लिए हमने। ऐसे लिथियम में Li ले लिया। ये बात क्लियर हुई? तो भाई हम लोग यही करते हैं, या तो शुरू का 1 अक्षर या तो शुरू के 2 अक्षर ले लेते हैं। अब ये ध्यान में रखना भाई, अगर मैंने शुरू के 2 अक्षर लिए भाई, पहला मैंने कैपिटल में लिखा है और दूसरा मैंने
स्मॉल में लिखा है, पहला मैंने कैपिटल में लिखा है, दूसरा स्मॉल में लिखा है। इसका मतलब ये है यदि केवल एक ही अक्षर लिया जाता है तो वो तो कैपिटल में रहेगा, यदि शुरू के 2 अक्षर लिए जाते हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? ठीक है भाई। अगर मैंने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए बी, है ना, ये हम सपोज कर रहे हैं कि किसी का सिंबल है, तो सिंबल हो सकता है किसी का, हाँ हो सकता है। अब मैंने लिखा ए और बी, क्या ये एक ही एटम का सिंबल है भाई, एक ही एलिमेंट का सिंबल है? ये एक एलिमेंट का सिंबल नहीं है। तुमने कैसे जाना? तुमने यहाँ से जाना कि भाई गुरुदेव ने बताया था कि जब एटम के सिंबल लिखे जाते हैं, यदि उसके अंदर 2 अक्षर लिए जाते हैं तो पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। तो यानी ये तो भाई एक ही एलिमेंट का सिंबल है और ये 2 एलिमेंट का सिंबल है, यानी कि ए कोई अलग एलिमेंट है और बी कोई अलग एलिमेंट है। क्या बात क्लियर हुई? प्रतीक क्लियर हो गई ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार हम लिखते टाइम गलती कर देते हैं। अगर मैं हीलियम को एच लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा सरासर। बात आई समझ? तो भाई ये वाला पाप मत करना, ठीक है, शुरू में कैपिटल और बाद में स्मॉल। बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि भाई जैसे कि भाई प्याज है, प्याज को हमें सिंबल देना है, तो प्याज को क्या अनियन भी बोलते हैं? अनियन बोलते हैं ना। तो अब बताओ मैं हिंदी में उसका सिंबल दूं या इंग्लिश में सिंबल दूं? कन्फ्यूज़न हो गई ना? कन्फ्यूज़न हो गई ना? तो इसी तरीके से भाई जब हमारे एटम्स या एलिमेंट को सिंबल दिया गया तो कुछ नाम तो इंग्लिश के थे और कुछ नाम लैटिन के थे, लैटिन भाषा के। क्लियर हुई? तो कुछ एलिमेंट को सिंबल लैटिन भाषा के आधार पर दिया गया और कुछ इंग्लिश भाषा के आधार पर दिया गया। भाई जैसे मैंने हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लिखा है तो इंग्लिश के आधार पे थे, तो इन्हें तो देखो हम अभी हमें इतने एग्जाम्पल करने, हम ऐसे ही सीख जाएंगे इंग्लिश वाले तो, पर भाई जो लैटिन वाले उनमें दिक्कत आएगी, है ना। तो वही इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये चीज़ तुम लोग नोट कर लेना। अब जैसे कि जो सोडियम है, इंग्लिश में तो सोडियम है, तो इसका सिंबल या तो एस होना चाहिए था या तो एसओ होना चाहिए था। क्या बात सही कह रहा हूँ? पर यहाँ पे इसका सिंबल तो यार Na होता है। तो Na जो सिंबल है, तुरंत समझ जाओ कि अगर इससे मैच नहीं कर रहा तो ये किस भाषा के आधार पर दिया गया है? लैटिन भाषा के। तो सोडियम को लैटिन में बोलते हैं नेट्रियम। क्लियर हो गया? पोटेशियम का के सिंबल होता है, यानी कि लैटिन में कैलियम बोलते हैं। आयरन को Fe लिखते हैं, यानी उसे फेरम बोलते हैं लैटिन में। कॉपर को Cu लिखते हैं, यानी कप्रम बोलते हैं। सिल्वर को Ag लिखते हैं, अर्जेंटीना बोलते हैं, अर्जेंटीनम बोलते हैं। ठीक है। गोल्ड को Au लिखते हैं, औरम बोलते हैं। और अपना मरकरी को Hg लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रा गायरम बोलते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये तुम्हें लैटिन नाम याद नहीं करने, तुमको तो याद करना है सिंबल, कि इनका सिंबल होता क्या है। मैंने देखो होते काफ़ी हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इसलिए लिखे हैं जो इनका ज़्यादा यूज़ होता है अपने पास। क्लियर हो गई क्या बात? सर ये जो आयरन का फेरम है, फेरस नहीं होगा? ठीक है, हाँ फेरस लिख लो। ठीक है, जो हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड बोलते हैं ना, फेरक्स ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, वो जब कंपाउंड बनाता है तब यूज़ करते हैं, वैसे तो फेरम है। ठीक है, बात क्लियर हुई ना? ठीक, तो इस चीज़ को नोट कर लोगे। और ये तो खैर पहले भी मैं बता चुका था, बस ये ध्यान में रखना, अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कि भाई जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो नैनोमीटर। बात क्लियर? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तीन चीज़ को नोट कर लो। अगला अपना टॉपिक है एटॉमिक मास। फोकस है, फोकस है। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा भाई टॉपिक है एटॉमिक मास टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है भाई। भाई एटॉमिक मास तो नाम से समझ में आ रहा है कि एटम का जो मास होगा एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है। अब मास का भाई सबके बारे में पता है कि मास होता क्या है। भाई वेट अलग चीज़ है और मास अलग चीज़ है। बात क्लियर हुई क्या? इसमें तो डिफरेंस सबको पता होगा, भाई फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो भाई मास किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है वो मास होता है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है? kg होती है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल देखो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो भाई एक चीज़ मुझे रटनी पड़ेगी। एक चीज़ क्या रटनी पड़ेगी कि भाई तुम लोगों को क्या ये बात समझाई थी कि जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। याद है
प्रतीक याद है, ठीक है। तो भाई ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो इसके अंदर जो क्या क्या है इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन में भी कुछ मास होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कुछ मास होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो इतना ज़्यादा कम होता है कि हम उसको नकार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास 1 टन सेब है, सोच रहे हो 1 टन सेब है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें 1 सेब और डाल देता हूँ, क्या उसके वेट में कोई अंतर आएगा? अगर मैं भाई 1 टन सेब लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और किसी ने 1 सेब और डाल दिया उसमें, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं कितना किलो सेब लेके जा रहा हूँ? मैं तो यही बोलूँगा ना 1 टन ही लेके जा रहा हूँ। यानी कि जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है उसमें से बहुत चिन्नू सा अमाउंट हम निकाल लें या डाल दें तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना ज़्यादा कम होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले में कि हम उसको मतलब कहते हैं कि भाई तेरा होना ना होना तेरा मास बराबर है, ठीक है। अभी जैसे कि भाई हम लोग तराजू पे अपना वज़न तोल रहे हैं और ऊपर से आके एक मक्खी बैठ जाए हमारे ऊपर, तो भाई मक्खी के आने से क्या होगा, उसमें चेंज आएगा? कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा ना। तो इसी तरीके से इसका हिसाब किताब है, ठीक। तो भाई ये ध्यान में रखें, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनका जो लगभग जो वेट होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -24, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है मे बी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ग्राम है। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, देखो ये चीज़ें अभी बाद में मैं कराऊंगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है जो उसका मास होता है पॉइंट मे बी 11 या कुछ 10 की पावर -28 ग्राम के आसपास होता है। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना 10,000 गुना लगभग कम हो गया है। बात क्लियर हुई? तो इसी वजह से जो भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हम उसको नकार देते हैं। बात समझ में आई? हम उसको नकार देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब भाई मेरे से किसी ने बोला कि भाई साहब आप ना मुझे हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का मास बता के दिखाओ। तो भाई हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं, ठीक है। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात क्लियर हुई क्या? तो यानी, और ये भी ध्यान में रखो भाई, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 0, ठीक है। जो हाइड्रोजन हमारा एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन असल में होता नहीं है, केवल प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऐसा एटम है। बात क्लियर हुई? तो भाई अभी अभी मैंने समझाया जो सारा का सारा मास होगा इसमें ही होगा। तो भाई हाइड्रोजन वाले में तो केवल प्रोटॉन है, तो जो प्रोटॉन का ही मास होगा वही पूरे हाइड्रोजन का मास होगा। तो भाई तुमने बोला, इसने पूछा कि हाइड्रोजन का मास बता, तुमने बोला भाई मास ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना ही इसका मास है। अब फिर उसने पूछा अरे भाई कितना होगा, कितना होगा? तो भाई तुम्हें क्या पता है कि प्रोटॉन का मास कितना है? इतना है। प्रोटॉन का मास कितना है? इतना है। तो तुम बोलोगे भाई कि इसका मास 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है। उसने बोला वाह भाई बिल्कुल सही। तो सही जा रहे हैं हम? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही उसने बोला चल भाई हीलियम का बता। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। ये सब समझेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? अरे 2 हो गए। अगर एटॉमिक, जितना एटॉमिक, असल में जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में उतना ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाया जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यानी कि प्रोटॉन 2 हो गए और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो हीलियम के भाई न्यूक्लियस में कितने लोग आ गए? 4 लोग आ गए, 4 लोग आ गए। बात समझ में आई? तो अगर इसने बोला भाई हीलियम का तू मुझे मास बता दे, तो तुम लोग बोलेगे कि अरे भाई इतना इजी है,
भाई एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इतना होता है, बंदे 4 हैं तो किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। बात क्लियर हुई? और ये बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि यार हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे, हमारा तो माथा ही खराब हो जाएगा। इसमें दिक्कत तुम्हें आँख में क्या खटक रहा है? आँख में यही वैल्यू खटक रही है ना, आँख में यही वैल्यू खटक रही है ना। तो भाई साइंटिस्टों ने सोचा अरे यार ये जब सब्जेक्ट भाई जाएगा साइंस में तो बच्चे तो पागल हो जाएंगे, माथा फोड़ लेंगे अपना, है ना। तो भाई बच्चों को ना कुछ आसान कर देते हैं, हम बच्चों के लिए आसानी बना देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसी को ही उन्होंने बोला कि बच्चों एक काम करो, तुम इसकी जगह लिख दो AMU। तो यानी कि अगर मैं ये बोलूँ, देखो 2 तरीके से मास हो सकता है। जैसे हम किसी डिस्टेंस को मीटर में भी माप सकते हैं क्या, किलोमीटर में भी माप सकते हैं क्या। अब मान लो 10 लाख मीटर है तो उसको तो किलोमीटर में मेजर करना पसंद करोगे। तो ऐसी इतनी बड़ी यूनिट है तो छोटे में यूज़ करना हम ज़्यादा पसंद करेंगे ना। तो यानी कि हम इसमें भी किसी का मास मेजर कर सकते हैं और इसमें भी किसी का मास मेजर कर सकते हो। साइंटिस्ट ने बोला लो भाई ये तुम्हें खटक रहा है ना आँख में, ये तुम्हें खटक रहा है, इसको तुम 1 AMU के बराबर कर दो। कितने के बराबर कर दो? 1 AMU को। अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 4 AMU, बताता हूँ AMU क्या है। क्या इसको 4 AMU लिख सकता हूँ? तो भाई AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब क्या मैं हाइड्रोजन के मास को बोल सकता हूँ 1U? क्या बोल सकते हो सीधा 1U? क्यों? क्योंकि U की जगह अगर बोलेगा ग्राम में बताओ तो U की जगह क्या, सॉरी AMU। तो U की जगह क्या लिख दोगे? AMU की जगह ये लिख दोगे। बात क्लियर हुई? तो यानी कि इसको हमने ये बोल दिया, है ना। जैसे 12 को हम दर्जन बोल देते हैं ना। तो इसी तरीके से इतने ग्राम को हमने क्या बोल दिया? AMU बोल दिया। क्या बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? ठीक है, इसको थोड़ा रफ करता हूँ, अच्छे से लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटो के, ये सब भी मिटो रहा हूँ, अभी तुम्हें याद नहीं करना है, ये समझाने के लिए दिया था। इसका मतलब जो मैं इतनी देर से मैंने तुमको समझाया, तुम समझ गए कि भाई इतने किलो का मतलब, सॉरी इतने ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 AMU। जैसे कि अगर तुम लोग भाई पता नहीं कभी मंडी वगैरह गए हो तो वहाँ पे बोलते हैं धड़ी में सामान बेचते हैं, तो 5 किलो को एक धड़ी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि देखो हमें बड़े अमाउंट में सामान लेना होता है तो 1 किलो 2 किलो दोगे नहीं, वहाँ सीधा 5 किलो से स्टार्ट होता है, तो बोलते हैं 1 धड़ी लूँगा 2 धड़ी लूँगा, तो बोलने में छोटा हो गया ना, छोटी कर दिया इसको। तो इसी तरीके से इतने ग्राम को क्या बोल दिया साइंटिस्टों ने? AMU। ठीक है, तो भाई आजकल हम AMU की जगह क्या यूज़ करने लगे हैं? U, डायरेक्ट U। बात समझ में आई? और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है यूनिट, यानी कि 1 यूनिट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है, स्मॉल u होता है। तो यानी कि जहाँ पे भी इतना ग्राम है क्या तुम उसको डायरेक्ट 1 U लिख सकते हो क्या? तो हाइड्रोजन का मास क्या 1U हो गया? क्या हीलियम का मास 4U हो गया? ठीक है, अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है U कहाँ से आया? बात क्लियर हो रही? बच्चे यही नहीं समझ पाते U कहाँ से आया। अब समझ में आया? अब ठीक है भाई, अब ये U आ तो गया यार, ये जो ये वाला मास है, ये होता किसके बराबर है? अब कहोगे भैया ये क्या हो गया, ये बराबर क्या नहीं, बराबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर तो होता है। पर जैसे भाई हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया 1 किलो गोभी दे दो, तो 1 किलो का बट्टा एक तरफ रखता है और उस गोभी को एक तरफ रखता है। यानी कि वो 1 किलो किसके बराबर है? उस बट्टे के बराबर है ना। यानी कि किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। क्या रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है ना। तुम दूध लेने जाते हो, तुम बोलते हो भैया 1 लीटर दूध ले लो, क्या वो डायरेक्ट ऐसे ही दे देता है ना? गाय अगर डेयरी से वैसे लाते हो तो गारता होगा, नहीं तो वो मेज़र वाला जो होता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जो यूँ घेरते हैं, है ना, समझ रहे हो? नहीं तो मेज़र करने के लिए होता है ना, उनके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि नहीं होता है? तो भाई वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उनका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है उस यूनिट का। बात समझ में आ रही है? 1 किलो सब्जी लेने जाते तो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके पास, वो बट्टा रिप्रेजेंट तो करता है 1 किलो को। तो भाई मुझे अंदाजा कहाँ से होगा ये बराबर किसके होता है? अगर जैसे मैंने बोल दिया 1 किलो, तो भाई ये बराबर किसके होता है मुझे पता कैसे लगेगा? अगर मान लो भाई बट्टे वाले ने क्या किया, उस 1 किलो के बट्टे को घिस के 800 ग्राम का बना दिया और इसके ऊपर 1 किलो लिखा है, तुम तो उसको ही मानोगे ना।
मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों मानोगे? क्योंकि यार तुम्हें अंदाजा ही नहीं है 1 किलो कितना होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन वाले को उसने घटा दिया तो हम तो वही मानेंगे। बात क्लियर हुई? यानी कि किसी भी यूनिट को ना हमें पता करने के लिए किसके बराबर है कि रिप्रेजेंटेशन जरूर होती है। यानी कि ये इतने बराबर हमें पता कैसे लगेगा? तो भाई एक संस्थान है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, ठीक है, वेट एंड मेजरमेंट, है ना, ऐसे ही नाम है उसका, ठीक है, बात समझ में आई? और कहाँ पे है? फ्रांस में। तो उसका ये काम है, हमारी जितनी भी यूनिट्स होती है ना उसका एक रिप्रेजेंटेशन उसके पास है। जैसे कि सब्जी वाले के पास बट्टा है रिप्रेजेंटेशन, तो इसी तरीके से उसके पास हर यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि भाई 1 किलो, अब 1 किलो हमें पता कैसे लगेगा? अंदाज़ा तो है नहीं। तो भाई वहाँ पे क्या रखा हुआ है? वहाँ पे एक प्लैटिनम एंड, ठीक है, इरिडियम, ठीक है, प्लैटिनम और इरिडियम से बना हुआ एक पीस रखा हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लैटिनम और इरिडियम से बना हुआ जो पीस रखा है वो एक ठीक है न्यूटन वेट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें, यहाँ वेट की बात कर रहा हूँ। जो हम सब्जी लेने जाते हैं मास थोड़ी बोलते, ये थोड़ी बोलते हैं भैया एक मास, मतलब एक केजी मास का ये दे दो सब्जी। असल में वो न्यूटन होता है, ये बात हमने समझ चुके हैं, ठीक है। जो देसी भाषा में हम केजी यूज़ करते हैं असल में न्यूटन है, वो वेट है। तो यानी कि 1 न्यूटन के ये बराबर है। बात समझ में आई? तो क्या हम हर जगह इस प्लैटिनम और इरिडियम को लेके घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकते ना। तो इसको एक तरफ रखा और उस लोहे के पीस को एक तरफ रखा, जब दोनों बराबर हो गए तो वही बट्टा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही। तो ये रिप्रेजेंटेशन है क्या? है। तो यानी कि अगर मेरे पास ये है तो मैं एक्चुअल वेट बता सकता हूँ कि हाँ ये 1 न्यूटन का है। बात क्लियर हुई? तो किसी भी भाई यूनिट को मेजर करने के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। अब भाई किसी ने बोला 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, कैसे खींचोगे? स्केल से। तो स्केल क्या है? रिप्रेजेंटेशन है ना, स्केल की मदद से खींचूंगा। और जैसे मैंने यहाँ केजी के एग्जांपल दिया, ऐसे हम दूध लेने जाते हैं तो उसके पास एक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यानी कि हर यूनिट का एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए क्या? चाहिए। तो भाई आप कहोगे भैया ये तो मास है, ये तो मास है, इसका रिप्रेजेंटेशन तो आपने बता दिया अभी आपने अभी बता दिया। अरे भाई ये तो इतनी छोटी यूनिट है, ये तो इतनी छोटी यूनिट है और वो इतनी बड़ी यूनिट है, तो ऐसे कंपेयर करने में क्या दिक्कत नहीं होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन बनाया गया क्या? अब ध्यान से सुनना भाई, कार्बन का नाम सुना है क्या? कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन का नाम सुना है? तो इस वाले को बोलते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों? क्योंकि कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, उसे 12 माना गया। जो एक मतलब देखो कार्बन हमारे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो कई प्रकार के हमें नहीं पढ़ना। जो हमारा नॉर्मल जो कार्बन होता है उसके मास को 12 माना गया। क्या माना गया? 12, ठीक है। 12 कब माना गया? देखो ऐसे माना गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, कार्बन लिया नॉर्मल वाला, साइंटिस्टों ने लिया कार्बन। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो कार्बन के मास का, ठीक है, कार्बन के मास का जो 12वां हिस्सा होगा, बात समझ में आई? कार्बन के मास का जो 12वां हिस्सा होगा वो 1U के बराबर होगा। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। यानी कि अगर ये 1U के बराबर है तो इसका मतलब जो कार्बन के मास का जो 12वां हिस्सा है तो क्या वो इसी के बराबर होगा? क्या 24 क्या इसी के बराबर होगा? ठीक है। तो ये तो हमें बाद में पता लगा कि ये इसके बराबर होगा। भाई हमने सीधा बोल दिया यार हमने कार्बन लेंगे, ठीक है। अगर मैं एक तरफ भाई कार्बन रखता हूँ और एक तरफ कुछ, ठीक है, एक तरफ कुछ क्या रखता हूँ, कुछ एटम रख देता हूँ, तो अगर ये दोनों बराबर आ गए, मतलब इनका तराजू का कांटा बराबर आ गया, तो इसका मतलब इन सब एटम का मिला के मास कितना हो गया? 12U हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? अगर बराबर होंगे तो 12U। तभी तो हमने बोला कि इसका जो 12वां हिस्सा होगा 1U के बराबर होगा, यानी जो इसका 12वां हिस्सा होगा वो 1U के बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? तो अगर तुमसे पूछा जाएगा एटॉमिक मास यूनिट का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं? किससे करते हैं? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 एटम तुम्हें लिखना पड़ेगा, समझ में? इसे कार्बन 12 हमने बोला ही क्यों? क्योंकि ये 12U का होता है। समझ में आया? समझ में आया? इसका मास कितना होता है? 12U होता है।
तो अगर तुमसे पूछेगा एटॉमिक मास यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये बात समझ में आई, ये है क्या, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, जैसे कि भाई सब्जी तुम्हारे यहाँ भाई आया, गली में पपीते वाला आया, है ना, तुमने बोला अंकल जी 1 किलो पपीते दे दो, तो उसने बोला जी अभी देता हूँ, है ना। अब तुम साइंस के स्टूडेंट, तुमने पूछा कि भैया 1 किलो दोगे कैसे, आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या है 1 किलो का, तो निकालेगा बट्टा, बोलेगा ये है भाई, तो बोलोगे हाँ ठीक है दो भाई। बात समझ में आई? तो यानी कि जब हम, मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कंपेयर जब हम करते हैं, तो यानी कि जब हमने इसको कंपेयर किया एटॉमिक मास यूनिट को, तो किससे किया, कार्बन के एटम से किया। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, बुक में पढ़ोगे समझ में भी नहीं आता है कि यार ये कार्बन का क्या चक्कर है, तो कार्बन का ये चक्कर है। बात क्लियर हुई? ठीक है, क्या हुआ? देखो भाई एक्चुअल मास तो इतना होता है एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो अगर मुझे किसी एटम का मास निकालना है तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। बात समझ में आई? तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तब मेरा मास आ जाएगा। पर भाई ये कुछ अटपटी सी यूनिट नहीं लग रही है, इतनी बड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, क्या दिक्कत नहीं होगी हमें? दिक्कत होगी ना। तो इसको छोटा बना दिया गया, तो उन्होंने बोला यार जहाँ पे यह है ना तुम्हें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, 1U लिख सकते हो। तो बस ये था कॉन्सेप्ट। अब भाई हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, मतलब तौलने के लिए एक, मुझे समझ लो बट्टा चाहिए। तो भाई यूनिट 1 यूनिट यानी एटॉमिक मास यूनिट को तौलने के लिए हमने बट्टे के रूप में किसको यूज़ किया, कार्बन 12 को। किसको यूज़ किया, कार्बन 12 को। क्या ये बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? कार्बन 12 क्या नाम है इसका? बेटा कार्बन 12 नाम इसलिए रखा गया जो नॉर्मल ऐसा कार्बन जिसका मास 12U हो उसको नाम दिया गया कार्बन 12। क्या बात समझ में आई? इसके एटम का मास है। हाँ ठीक है, कार्बन 12 क्योंकि बेटा कार्बन ना कई प्रकार के होते हैं। अभी जब इस चैप्टर के हम एंड में आएंगे ना हम बेटा इस कार्बन के एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है, ठीक है, वो कहलाएगा 1U। बात समझ में आई? तो है ना, बुक में पढ़ोगे ना तुम्हें लगेगा ये है क्या भाई, कार्बन क्या है, ये कार्बन क्या है, तो ये है कार्बन, रिप्रेजेंटेटिव है। कार्बन को हमने चुन लिया रिप्रेजेंटेटिव कि भाई जो इसका मास होगा हम उसको 12U मानेंगे। बात समझ में आई क्या? जैसे हम बट्टा ले लेते हैं ना, भाई इस बट्टे को मैं 1 किलो मानूंगा, है ना। अगर सोचो बट्टा होगा ही नहीं तो मास मेज़र कैसे करेंगे, क्या हाथ से तौल के देगा ऐसे अंदाज़ा लेके? नहीं ना। तो होना ज़रूरी है क्या, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जब हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो वही बात तो कह रहा हूँ भाई, हल्की चीज़ के लिए तराजू कहाँ से होगा, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ना। कंपेयर कैसे करोगे, रख के? बेटा कंपेयर रख के नहीं करोगे, ठीक है, बहुत बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ समझोगे साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे, तुम्हारे बाल घुंघराले हो जाएंगे, फिर तुम्हारे मम्मी पापा मुझको बोलेंगे क्या कर दिया बेटे का, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो तुम लोग बुक वगैरह खोलोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 1/12 ऑफ कार्बन मास जो हम लेते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होता है 1U का। तो ये चीज़ लिख लेना, है ना, जो लिखवाने वाली चीज़ है वो मैं लिखवा देता हूँ, जो खुद से लिख सकते हो खुद से लिख लेना। तो इतना कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि जो 1U मास होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको हमने क्यों मापा, ताकि हमको दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई? ठीक है, समय सीमा भी समाप्त होती है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास ये हम U वगैरह में क्यों लेते हैं ये डिटेल में समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लेना, ठीक है। अब अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे।